जी विकास बेटा, सुंदर फरीहा। आप लोगों को बेटा आवाज मेरी आ रही है शेहरान? बेटा आई एम ऑडिबल टू यू? बेटा आप लोगों को आवाज मेरी आ रही है? बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये इन्वायरमेंटल साइंसेज का सेशन है। इब्तदाई जो ओरिएंटेशन हमारी क्लासेस थी उसके अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया, उसके अलावा आपका जो इन्वायरमेंटल साइंसेज का सिलेबस था उसको ब्रेक डाउन किया। इन्वायरमेंटल साइंसेज के मेन जो चैप्टर्स हैं वो 8 चैप्टर्स आप लोगों के पास। ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर बेटा हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो आपके पास इन्वायरमेंट की आपके पास हिस्ट्री है ये क्या है, हिस्टोरिकल मूवमेंट्स कौन कौन से आप लोगों के पास हैं, उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। आप लोगों के साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नामी एक टॉपिक था, वो मैंने आप लोगों के गोश गुजार किया। आज आप लोगों की इस वीक की फर्स्ट क्लास है। आज से ऑनवर्ड बेटा आपकी जो इन्वायरमेंटल साइंसेज की क्लासेस हैं वो रेगुलर होंगी। अब यहाँ पे मैं क्लास की रिकॉर्डिंग तो बेटा आपको आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही उम्मीद रखूंगा कि आप तमाम के तमाम लोग लाइव क्लासेस ही लेंगे। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो बहुत मजबूरी के अंदर बेटा आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, अदरवाइज आप लोगों को बेटा लाइव क्लासेस ही लेना होगी। ठीक है, लाइव क्लासेस लीजिएगा, लाइव क्लासेस का जरा अपना एक मजा होता है। अब देखिए बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि इन्वायरमेंटल साइंसेज का जो सिलेबस है वो है क्या। इन्वायरमेंटल साइंसेज के जो सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के पास है, उसका बेटा जो फर्स्ट टॉपिक था आप लोगों के पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बारे में हमने बातें की। इन्वायरमेंटल साइंसेज आप लोगों के पास ओवरऑल है क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में हमने बातें की थी कि सनती इनकलाब आया कैसे, सनती इनकलाब आने की वजूहात क्या थी, सनती इनकलाब के बेटा इम्पैक्ट्स क्या थे, ये एक्सपैंड कैसे हुआ, ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस की। सनती इनकलाब हम लोग किसको कहते हैं? सनती इनकलाब बेटा हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। आप किसको कहते हैं बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन को, जिसके अंदर आपने प्रोडक्शन के जो तरीकाकार थे वो बदले। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आप लोगों के पास बेटा क्या, ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर आपने चीजें बनाने के जो तरीकाकार थे उनको चेंज किया। जो आप लोगों के पास बेटा ओल्ड मेथड्स थे, जो क्लासिकल मेथड्स थे, उनको बेटा आपने शिफ्ट किया किसके ऊपर? आप लोगों ने बेटा साइंटिफिक मेथड के ऊपर, मॉडर्न मेथड के ऊपर। आपकी प्रोडक्शन बढ़ी, आपकी बेटा जो कंजम्पशन थी वो आप लोगों की क्या हुई? कम आप लोगों की हुई। ठीक है। तो ये चीजें हम आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर बेटा सीखी। अब देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, ओवरऑल हमने बात की कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये स्टार्ट बेटा कहाँ से हुआ? लंदन से। लंदन के अंदर आप लोगों के पास लंदन इंडस्ट्रियल जोन बनता है आप लोगों के पास, और वहां से जो रेस्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बेटा इससे फैसिलिटेशन हासिल करते हैं, लोग इसकी तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो एक्सपेंशन आप लोगों के पास है, इंडस्ट्रियल जो एक्सपेंशन है, वो बेटा पूरे के पूरे यूरोप के अंदर हो जाती है। तमाम के तमाम यूरोप के अंदर बेटा आपके पास एक्सपेंशन ऑफ आप लोगों के पास इंडस्ट्री हो जाती है। लोगों का जिंदगी गुजारने का तरीकाकार ही बदल जाता है बेटा आपके पास। ठीक है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो जाता है आपके पास। अब यहां पे हमने ये बात बेटा करनी है कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पाकिस्तान के अंदर कैसे अपनी तरक्की की, या पाकिस्तान के अंदर बेटा इसका शाखसाना क्या है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास 1947 के अंदर आपके पास जब पाकिस्तान बनता है, तो पाकिस्तान के अंदर बेटा आपके पास इंडस्ट्री को आपके पास आपने क्या इंपॉर्टेंस दी। यहां से आप बहुत सारी बातें बेटा सीखेंगे। यहां से इंशाल्लाह ताला आप बहुत सारी बातें बेटा ये सीखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का स्कोप क्या था। अब देखिए 1947 को, जो कि आप 3 से 4 दिन के बाद बेटा आपके पास डे ऑफ इंडिपेंडेंस भी मनाएंगे, अगर आप 14 अगस्त 1947 की बात करें, तो बेटा जब आपने पाकिस्तान को एक आजाद मुल्क के तौर पे देखा, तो उस वक्त जो आप लोगों के पास सबसे बड़ा मसला था
वो ये मसला आया कि बेटा जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन थी इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, जो एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसके अंदर काफी ज्यादा आप लोगों को अनफेयर मीन नजर आएंगे। ठीक है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बेटा बहुत बड़ी रीजन था कि हम एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं बन पाए। ठीक है, आपके पास एसेट डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोगों के पास अनफेयर मीन के अंदर आप लोगों के पास होती है। और दूसरी बात, अगर टेरिटोरियल बेटा आप लोग देखें, टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन देखें इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया के हिस्से के अंदर वो इलाके आए जहां पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इंडल्ज थी। आप लोगों के पास इंडियन एरियाज के अंदर, इंडियन टेरिटरीज के अंदर आप लोगों के पास इंडस्ट्री थी, जैसा कि आप लोगों के पास हैदराबाद है, ये तमाम की तमाम। और बेटा पाकिस्तान के हिस्से के अंदर वो टेरिटरी आई जो कि एग्रीकल्चरल लैंड थी। मोस्टली बेटा हमारी लैंड कौन सी थी? एग्रीकल्चरल लैंड थी। तो आप ये कह लें कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आपको जो पाकिस्तान मिला वो एग्रीकल्चरल पाकिस्तान था, या हमारी जो इकोनॉमी थी वो बेस किसके ऊपर करती थी बेटा? आपके पास एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करती थी। लेकिन उस वक्त दुनिया किसके आपके पास गुन गा रही थी? इंडस्ट्री के। जो वर्ल्ड थी आप लोगों के पास, उसका जो हॉरिजन था, वो जो आप लोगों के पास फोकस कर रही थी वो इंडस्ट्री के ऊपर फोकस कर रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप इब्तदा से आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना था, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने क्या करना था? डेवलप करना था। आपको बेटा आपको अब आप लोगों को एसेट्स के अंदर आप लोगों को इंडस्ट्री नहीं मिली। ठीक है, ये बात आपने समझनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल आप लोगों को डेवलपमेंट करनी थी, आपकी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने बेटा आपके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी थी, आपको एसेट्स के अंदर इंडस्ट्री नहीं मिली थी। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए कि इब्तदाई दौर के अंदर आप लोगों को सबसे पहली बात तो ये बेटा आप लोगों के पास ये है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं था। मतलब ये है कि आपको एसेट्स के अंदर, आपको बेटा हेरिडिटी के अंदर, आपको विरासत के अंदर आपको इंडस्ट्री तो मिली नहीं थी। तो इसका मतलब आप एक नए मुल्क को, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री को अपने इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को क्या करना था? डेवलप करना था। ठीक है, दूसरी बेटा बहुत बड़ी रीजन आप लोगों के पास ये थी कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टेबल नहीं थी। रेफ्यूजीज का बेटा आप लोगों के पास इशू था। उसके अलावा बेटा इब्तदा के अंदर आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक लैंड को छोड़ के दूसरी लैंड के ऊपर आ रहे थे, माइग्रेशन हुई। तो इतनी जल्दी चीजों को सेटल डाउन करना कोई आसान काम नहीं था। ठीक है, उसके अलावा बेटा साथ में आपको कुछ मसाइल्स भी मिले, जैसे कश्मीर का इशू आप लोगों के पास। तो इसका मतलब यह है कि इब्तदा से ही आपके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स बेटा जो थे वो अटैच आप लोगों के पास थे। पाकिस्तान की बात सुना रहा हूं, पाकिस्तान की बेटा आपको कारस्तानी बता रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के पास के बेटा शुरू के अंदर, इब्तदाई दौर के अंदर हमारे पास इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हमारी जो इकोनॉमी थी वो आपके पास स्टेबल नहीं थी। उसके अलावा बेटा शुरू के अंदर जरा देखिएगा कि इब्तदाई दौर के अंदर ही आपको पता है कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आपके पास बानिए पाकिस्तान आप लोगों के पास है, जिन्ना साहब जो आप लोगों के पास है, उसके अलावा फौरन कुछ कुछ ही सालों के बाद बेटा आपके पास लियाकत अली खान, उनकी भी आप लोगों के पास क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो मतलब जो आपके पेरेंट लीडर्स थे, जिन्होंने मुल्क को बेटा एक डगर के ऊपर चलाना था, उनका बेटा आप लोगों के पास एक खला आ गया ना, वैक्यूम आ गया। सियासी तौर पे भी एक खला पैदा हो गया। इसका मतलब इसकी वजह से भी आप इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस नहीं कर पाए शुरू के अंदर। दुनिया बेटा इंडस्ट्री के ऊपर आप लोगों के पास क्या कर रही थी? फोकस कर रही थी। आपके पास ना तो एसेट्स के अंदर इंडस्ट्री थी, आपकी इकोनॉमी बेटा स्टेबल नहीं थी, कन्फ्लिक्ट्स आपको विरासत के अंदर मिले। उसके अलावा इब्तदा के अंदर आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, कभी आप लोग बेटा गवर्नर सिस्टम राज कर रहे हैं आप लोगों के पास, कभी आप लोगों के पास फलां वजीर आजम आप लोगों के पास आ रहा है। इब्तदाई अदवार के अंदर, शुरू वाले दिनों के अंदर बेटा आपके 7 वजीर आजम बदले। ठीक है, उसके अलावा इसका मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी आपके पास। अगर पॉलिटिकली आप स्टेबल होंगे तो ट्रांजिशन ऑफ आपके पास स्टफ होगा ना आप लोगों के पास। उसके अलावा बेटा आप 1956 तक तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना पाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट था उसका भी बेटा क्राइसिस चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी आप लोगों के पास था। तो बेटा ये कुछ आप लोगों के पास मसाइल हैं, इब्तदाई मसाइल आप लोगों के पास हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री थी वो अनएबल टू डेवलप थी।
आप लोगों के पास क्या थी, इतनी आसानी से बेटा डेवलप नहीं हो पाई। मतलब अगर आपसे ये पूछ ले कि अर्लियर टाइम्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप क्यों नहीं हो पाया, तो उसकी चंद एक रीजंस मैंने आपके गोशगुजार की हैं। अब पाकिस्तान को बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं ना बेटा। 77 ईयर्स को आप डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे ना। इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा पिलर है किस चीज को लेके बेटा, आप लोगों के पास, आपके पास कंट्री ग्रोथ को लेके, आपकी जीडीपी को लेके, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। तो इसका मतलब इब्तदाई दौर के अंदर 1947 से लेके 1947 से लेके 1958 तक, जब तक बेटा जनरल अयूब खान मार्शल लॉ नहीं लगा देते, इस वक्त के टाइम इरा को आप कंसीडर कर लीजिए कि हम बेटा इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए। उसकी रीजंस बेटा आप लोगों के पास क्या थी, उसकी रीजंस बेटा आप लोगों के पास ये जो मैंने आप लोगों के सामने लिख दी, आप लोगों के पास ये कुछ रीजंस थी। ये आमना मंशा बेटा आप लोगों के पास क्या थी, कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से अर्लियर टाइम्स के अंदर आप ये समझ लें कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री था ना। आप लोगों के पास, पाकिस्तान के पास जराई जमीन बेटा आप लोगों के पास जायद थी, जराई जमीन ज्यादा थी ना। तो बेटा ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये आपके पास क्या लेके आता है, फ्यूडलिज्म भी लेके आता है, इंपीरियलिज्म भी लेके आता है, जगीरदाराना निजाम भी मुतारफ करवाता है। तो पाकिस्तान के अंदर अर्लियर टाइम्स के अंदर फ्यूडलिस्ट माइंड सेट भी था। तो इस वजह से आपके पास इंडस्ट्री नहीं तरक्की कर पाई। मतलब वही जगीरदाराना निजाम आप लोगों के पास, आपने कुछ वर्कर्स रखे हैं और वही आप लोगों के पास क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपको यहां तक बातें होप्स हो के, लेकिन ये है कि एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल इंडस्ट्री को लेके कुछ नहीं किया। बेटा आप लोगों ने अपने इंडिपेंडेंस के दूसरे साल 1948 के अंदर ही एक कॉरपोरेशन आपने बनाई थी जिसका नाम था पाकिस्तान फाइनेंशियल, आपके पास पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। आप लोगों ने बेटा पाकिस्तान इंडस्ट्रियल आपने फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाई। मतलब इब्तदा के अंदर आपने कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए, लेकिन जायद बेटा प्रोमिनेंट स्टेप्स आप क्यों नहीं ले पाए, वो रीजंस मैंने आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर लिख दिए। इसी तरह बेटा आपने 1948 के अंदर ही पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी बनाई। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड आपके पास इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी बनाई। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी बेटा बनाई। ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपके पास काम करने वाले क्या थे, अदारे थे कुछ, इंडस्ट्रियल एंड कॉरपोरेशन भी बेटा आपने बनाई। उसके अलावा आपने बेटा 1950 के अंदर स्वीडिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल आप लोगों के पास एक इंस्टीट्यूट भी ओपन किया था 1955 के अंदर। इसकी बेटा इनागुरेशन आप लोगों के पास हुई थी। पाकिस्तान बेटा आप लोगों के पास स्वीडिश, पाक स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पाक स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी आप लोगों ने यहां पे डेवलप किया। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी बेटा आप लोगों ने बनाया। तो ये मैंने आप लोगों के साथ जो बातें डिस्कस की, ये पहला दौर था किसका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हमने ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन को बेटा डिस्कस किया ना। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले दौर के अंदर आप ज्यादा प्रोमिनेंट काम नहीं कर पाए। उसकी रीजंस बेटा ये थी कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आपको विरासत के अंदर ऐसी चीजें नहीं मिली थी। उसके अलावा आप इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थे। उसके अलावा बेटा आपके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट्स अटैच थे। एक पॉलिटिकल वैक्यूम पैदा हुआ। आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी आप लोगों के पास, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था और फ्यूडलिस्ट माइंडसेट था आपके पास। जो आपने अर्लियर टाइम्स के अंदर चीजें बेटा अचीव की वो मैंने यहां पे लिख दी। रीजंस आप मैक्सिमम अचीवमेंट्स क्यों नहीं कर पाए वो ये हैं बेटा आप लोगों के पास। और अचीवमेंट्स आपके पास ये हैं कि आपने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाई, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन बनाई, और स्वीडिश गवर्नमेंट के साथ मिलके पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने एक टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए या टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए आप लोगों ने एक अदारा बनाया जिसका नाम क्या था, पाकिस्तान स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेटा आप लोगों के पास। अब इंडस्ट्री के दौर की बेटा अगर आप बात करें, अगर आप इंडस्ट्रियल इरा की महानूर बेटा बात करें ना, तो जो जनरल अयूब खान साहब का दौर था
आपके पास जिसको आप कहते हैं कि जिसने पहला मार्शल लॉ लगाया था, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया था बेटा, जनरल अयूब खान। 1958 से लेके जनरल याह्या तक के आने के टाइम को 19 बेटा 60, इन 10 सालों को, इन 10 इयर्स को आप इंडस्ट्रियल पैरामीटर्स के मुताबिक आप इसको बेटा गोल्डन इरा तस्वर करते हैं। ये कहते हैं कि इसके अंदर बेटा जो आपकी इंडस्ट्री थी उसने बहुत ज्यादा प्रमोट किया, डेवलप किया, मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई। अब इसके लिए कोई ना कोई तो केस स्टडी आप लोगों के पास होनी चाहिए ना। जनरल अयूब खान के दौर के अंदर बेटा आपके पास क्या होती है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप लोगों के पास होती है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब यह है, क्योंकि आपको पता था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मतलब यह है कि मुल्क के अंदर बेटा फैक्ट्री सिस्टम मुतारफ हो, प्रोडक्शन जो है वो आप लोगों के पास जायद होनी चाहिए। आपके पास क्या हो, फैक्ट्री सिस्टम बेटा आप मुल्क के अंदर आए, फैक्ट्री सिस्टम आप लोगों के मुल्क के अंदर। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास है कि लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो प्रमोट हो, वो अच्छा हो, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तानी नेशनल्स आप लोगों के पास इंक्रीज हो। उसके अलावा बेटा आप लोगों के पास न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो। इसी को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कहते हैं ना। नई नई बेटा आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स बने, नई नई प्रोडक्ट्स बने भी, और नई नई प्रोडक्ट्स बेटा आपके पास क्या हो, तेजी के साथ भी बने, उनका प्रोडक्शन रेट भी आप लोगों के पास जायद होना चाहिए। इसी को आप लोग इंडस्ट्रियल, देखिए बेटा जो दूसरा दौर आप लोगों के पास है वो है जनरल अयूब खां का दौर। जनरल अयूब खां के दौर को हम लोग ये कहते हैं कि इसको गोल्डन इरा कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसका मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई तो पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री सिस्टम आया, फैक्ट्री पाकिस्तान के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ। लोगों ने जो फैक्ट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया वहां पे नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई। नई टेक्नोलॉजी बेटा इंट्रोड्यूस करवाई तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे जो आपके पास मटेरियल्स हैं उनकी जो आप लोगों के पास क्या है, प्रोडक्शन जायद होना स्टार्ट हुई। बेटा जनरल अयूब खान के दौर के अंदर आप एक टर्म यहां पे याद रखिए, वो आप लोगों के पास बड़ी ही फेमस टर्म है। वो बेटा आप लोगों के पास एक बाई प्रोडक्ट है किसकी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। उसको आप लोग कहते हैं एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर अगर लोगों की बेहतरी होना स्टार्ट हुई तो बेटा आपके पास वो किस लिए होना स्टार्ट हुई, कि यहां पे ज़राअत से मुतल्लक इनकलाब आया। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आल्सो नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको बेटा आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को आकाशा बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसको थर्ड रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसका मतलब इससे पहले दो जराई इनकलाब और भी आ चुके थे दुनिया के अंदर। थर्ड रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर भी इसको हम लोग कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये आप लोगों के पास कब स्टार्ट हुआ बेटा, 1960 के अंदर। कब स्टार्ट हुआ, 1960 के अंदर बेटा आप लोगों के पास स्टार्ट हुआ। तो 1960 के अंदर बेटा देखिए मैं आप लोगों के साथ एक तो पहला टन्योर डिस्कस किया मैंने आपके पास पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल तरक्की का। उसके अंदर मैंने देखा बहुत सारे मसाइल थे, मसाइल के साथ साथ कुछ चीजें आपने अचीव भी की। ठीक है। अब ये जो दूसरा टन्योर हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आप लोगों के पास 1958 से लेके 1968 तक का दौर है। इसको हम लोग ये कहते हैं कि इस दौर के अंदर आपकी सनतों ने तरक्की की। हमारी इंडस्ट्री ने बेटा क्या की, तरक्की की। सनतों की तरक्की का दौर था आपके पास। संतों की तरक्की के दौर को आप लोग क्या कह रहे हैं, गोल्डन इरा, क्योंकि हम पढ़ी टॉपिक संतों की तरक्की रहे हैं ना। हम टॉपिक कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जनरल अयूब खां का जो दौर था वो सुनहरा दौर था बेटा आपके पास। उसके अंदर आपके पास लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हुआ, नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई, फैक्ट्री सिस्टम मुतारफ हुआ, पाकिस्तान के अंदर कमोडिटीज की प्रोडक्शन जो थी वो स्पीड अप आपके पास हुई।
अब ये जो बेटा आपके पास जनरल अयूब खान का दौर था, जिसको आप कहते हैं कि गोल्डन इरा था, ये क्यों गोल्डन इरा था? क्या चीज थी जिसने जनरल अयूब खान के दौर को एक गोल्डन इरा बनाया? वो था बेटा आपके पास एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एक्चुअली एक प्रोडक्ट है किसकी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। आप पिछली चंद क्लासेस से बेटा पढ़ते ये आ रहे हैं कि आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या? ये प्रोडक्ट है आप लोगों के पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। आप लोगों के पास किसकी? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एक प्रोडक्ट है, उसकी एक आप लोगों के पास क्या है? आउटपुट आप लोगों के पास है। आप एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को बेटा क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। आप इसको बेटा थर्ड रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब इसको बेटा हम थर्ड रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर भी कहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ इससे पहले दो रेवोल्यूशन और भी आ चुके हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, इसका मतलब यह है कि तारीख के अंदर आप लोगों को जो बातें मिलती हैं वो ज़राई इनकलाब के बारे में इससे पहले भी मिलती हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन बेटा। और दूसरा बेटा आप लोगों के पास है जिसको आप कहते हैं ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। द सेकेंड वन इज नोन एज ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। अब ये तीन बेटा आप लोगों के पास क्या है? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है। फर्स्ट आप लोगों के पास, फर्स्ट को आप लोग क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। फर्स्ट को बेटा हम लोग क्या कह रहे हैं? फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसको बेटा हम लोग कहते हैं नियोथिलिक, नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इसको आप नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी कहते हैं। और दूसरा बेटा आपके पास क्या है? द सेकंड रेवोल्यूशन इज नोन एज ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। और तीसरा बेटा आपके पास ये है जिसको आप ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। तो जो ज़राई इनकलाब आज तक आए वो तीन आप लोगों के पास आए। एक फर्स्ट एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इज आल्सो नोन एज नियोलिथिक रेवोल्यूशन। सेकंड बेटा आपके पास क्या है? ब्रिटिश एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। और थर्ड वन आपके पास क्या है जो कि जनरल अयूब खान के दौर के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आया? हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्वियस सी बात उसको ग्रीन रेवोल्यूशन ही कहेंगे, उसको बेटा एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ही कहेंगे, उसको थर्ड रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ही कहेंगे ना आप लोगों के पास। यहां तक किसी बच्चे को किसी पॉइंट की समझ ना आई हो। हम पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बेटा आप लोग क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बेटा हम यहां पे बात कर रहे हैं आप लोगों के पास। यहां तक आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया? यहां तक चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए? अब यहां पे बेटा ये देखिएगा कि ये जो आप लोगों के पास द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों के पास है, जिसको आप थर्ड रेवोल्यूशन ऑफ ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं, जिसको आप एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन कहते हैं, जो कि 60s के दौर के अंदर इमर्ज करता है, ये है क्या? आप लोगों के पास 1960s के अंदर ये पहली दफा इस टर्म को कॉइन किया जाता है विलियम गॉड की तरफ से। बेटा एक आप लोगों के पास एग्रीकल्चरिस्ट था जिसका नाम था आपके पास विलियम गॉड। इसने फर्स्ट टाइम इस टर्म को बेटा आप लोगों के पास, बेटा उस दौर के अंदर आप लोगों के पास मैं आपको बताता हूं उस दौर के अंदर हुआ क्या। आप लोगों के पास उस यस थर्ड मीन बेटा पूरी दुनिया के अंदर विलियम गॉड ने इस टर्म को बेटा आप लोगों के पास कॉइन किया। अब देखिए आप लोगों के पास जो ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों के पास है, एक्चुअली ये बेटा आप लोगों के पास ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है। अब देखिए आपने देखा होगा कि शुरू के अंदर जो आप लोगों के पास जो केनाल सिस्टम था इतना डेवलप्ड नहीं था। आप लोगों के पास एक ही पीस ऑफ लैंड आप लोगों के पास है, ये जमीन का बेटा आप लोगों के पास एक खित्ता है। इस जमीन के खित्ते के अंदर हमारे पास बेटा सहूलियात कम थी। ना हमारे पास ट्यूबवेल थे, ना हमारे पास कैनाल सिस्टम था। आप इसकी जो प्लोइंग करते थे, हल चलाते थे, वो हल चला के बेटा इसकी प्लोइंग किया करते थे। आपके पास कोई अच्छे सीड भी नहीं हुआ करते थे। तो इस 1 एकड़ से जो आप गंदम की फसल लेते थे, वो आप सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट लेते थे, 20 मंड लेते थे। लेकिन बेटा जैसे ही एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया,
आपकी सहूलियात बेटा इंप्रूव हुई, आपकी सहूलियात के अंदर जिद्दत आई, ये जदीद हुई ना आपके पास, इनके अंदर एडवांसमेंट आप लोगों के पास आई, इन सहूलियात के अंदर क्या आया, एडवांसमेंट बेटा। अब एडवांसमेंट क्यों आई, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई बेटा, आपका केनाल सिस्टम बेहतर हुआ, आपके ट्यूबवेल्स लगना स्टार्ट हुए, ट्रैक्टर बने बेटा आप लोगों के पास, अच्छे अच्छे सीड आना स्टार्ट हुए, फर्टिलाइजर कंपनीज लगी, उन्होंने फर्टिलाइजर बना के देना स्टार्ट किए, पेस्टिसाइड कंपनीज लगी, उन्होंने पेस्टिसाइड्स बनाना स्टार्ट किए। तो सहूलियात जैसे ही बेटा आई, तो आप लोगों के पास अनप्रेसिडेंट बेटा इंक्रीज आया, किसके अंदर, यील्ड के अंदर। अगर 1 एकड़ आपको 20 यूनिट पैदा करके दे रहा था, अब 1 एकड़ ने 60 यूनिट पैदा करना स्टार्ट कर दिए। क्यों, क्योंकि जो आपकी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर बेटा जिद्दत आई, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आया, जिद्दत आई बेटा, रैपिड आपके पास इंक्रीज हुआ, किसके अंदर, रैपिड इंक्रीज इन द यील्ड ऑफ क्रॉप्स, रैपिड इंक्रीज इन यील्ड ऑफ क्रॉप्स। आपके पास जो क्रॉप्स की यील्ड थी उसके अंदर बड़ी तेजी से इजाफा होना स्टार्ट हुआ। स्पेशली कौन कौन सी क्रॉप्स बेटा, वीट, और कौन सी बेटा आप लोगों के पास, राइस, राइस और गंदम की फसल के अंदर बेतहाशा इजाफा हुआ उसकी पैदावार के अंदर। अब क्यों हुआ, यह बहुत बड़ी बात है। अब बेटा हुआ इस वजह से, वो आप लोगों के पास आपने बेटा अच्छे फर्टिलाइजर डालना स्टार्ट कर दिए, आपने बेटा, आपने उसको अच्छी इनपुट्स देना स्टार्ट कर दी ना, उसमें अच्छे फर्टिलाइजर थे, आपने बेटा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, आपने किसका इस्तेमाल करना कर दिया, टेक्नोलॉजी का। आपने उसकी उसको प्लो करने के लिए, आपने प्लो करने के लिए बेटा ट्रैक्टर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए, आप लोगों ने उसको इरिगेट करने के लिए, आपके पास जो प्रॉपर बेटा था इरिगेशन सिस्टम, आपका जो केनाल सिस्टम था वो आप लोगों के पास डेवलप हुआ, आपने बेटा वहां पे अच्छे फर्टिलाइजर्स डालना स्टार्ट कर दिए, उसके अलावा बेटा आपने अच्छा सीड इस्तेमाल, ये सारी की सारी चीजें किसने बना के दी, आप लोगों ने अच्छी वैरायटीज बेटा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दी। अब ये अच्छी वैरायटीज आपको किसने बना के दी, इंडस्ट्री ने। आपका केनाल सिस्टम के अंदर जिद्दत किसकी मदद से आई, इंडस्ट्री की मदद से। ट्रैक्टर बेटा कहां से इंट्रोड्यूस हुए, आप लोगों के पास इंडस्ट्री से। अच्छे फर्टिलाइजर कहां से बने, इंडस्ट्री से। तो इन तमाम की तमाम चीजों को मिला के, ये तमाम की तमाम चीजें बेटा जो रेड के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इनको मिला के आप इसको आप क्या कहते हैं, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें आपको कहां से मिली, इंडस्ट्री से। तो आप कह सकते हैं ना कि आप लोगों के पास क्या है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की प्रोडक्ट है आप लोगों के पास ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल बेटा आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास क्या है, रेवोल्यूशन की प्रोडक्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि इसके अंदर आपने एग्रीकल्चरल जो आप लोगों के पास प्रोडक्शन थी उसको मॉडर्नाइज किया, ट्रांसफॉर्म किया। पहले आपके पास वही पुराने तरीके होते थे खेती बाड़ी करने के, अब बेटा आपके पास जो तरीकाकार है वो बदल गए है ना। पहले 6 माह के अंदर आपके पास एक फसल तैयार होती थी, आप लोगों के पास बेटा 6 मंथ के अंदर आप लोगों के पास एक फसल तैयार होती थी। अब आप लोगों ने इतने जिद्दत, आपने जदीद तरीके निकाल लिए हैं कि आपने इस फसल के ड्यूरेशन को 4 मंथ कर दिया है। आप लोगों ने बेटा क्या कर दिया, 4 मंथ आप लोगों ने कर दिया। मतलब आप उसको फर्टिलाइजर अच्छा देते हैं, आपने जो आपके पास सॉइल है उसके स्ट्रक्चर को इतना इंप्रूव कर देते हैं, पेस्टिसाइड अच्छे डालते हैं, फंजीसाइड अच्छे डालते हैं। तो मतलब अगर 1 साल के अंदर आप पहले 2 फसलें लेते थे, 2 क्रॉप्स बेटा हार्वेस्ट करते थे, तो अब आपने 1 साल के अंदर 3 क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। इवन 4 क्रॉप्स को भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये जिद्दत ही है ना बेटा। ये जिद्दत कैसे आई, क्योंकि आपने नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, आपने अपनी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म काशा बेटा किया। बात समझे आप लोग। गुलाम मुस्तफा फरीहा बेटा आपको यहां तक समझ आई कि बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन एक्चुअली द टर्म कॉइन्ड बाय विलियम गॉड refers to
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, refers to transformation of agricultural production from बेटा old method to आपके पास साइंटिफिक मेथड, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूबवेल्स, लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ बेटा आपके पास सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के पास आई। अब यहां पे एक और आप लिख लीजिए एमसीक्यूज, वो ये है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हम किसको कहते हैं? बेटा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोग किसको कहते हैं? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इज नोन एज, उसका नाम बेटा आप लोगों का नुमान बोरलॉग। आप लोगों के पास है नुमान से पाकिस्तानी बंदा ना, इसको समझिएगा, आप लोगों के पास बोरलॉग, इसको नोबल पीस प्राइज भी मिला, इस बंदे को नोबल पीस प्राइज भी मिला। ठीक है, और कब मिला बेटा आप लोगों के पास? 1970 के अंदर। ये एमसीक्यूज भी याद रखना है आपने, साथ साथ एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं बेटा आपने। अब ये तो थी ग्रीन रेवोल्यूशन की बेसिक जो मैंने आपके लोगों के सामने बेटा रख दी। अब एक बच्चे का बेटा ये सवाल था कि जनरल अयूब के दौर के अंदर, आप जनरल अयूब के दौर को ही आप गोल्डन ईरा क्यों कहते हैं? बेटा 1960 के अंदर आपका सदर कौन था? 1960 के अंदर पाकिस्तान का सदर कौन था? जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान ने बेटा आपके पास एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को प्रमोट किया। इसने बेटा डिफरेंट कंट्री से, क्योंकि आप तो एक डेवलपिंग कंट्री थे ना, अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री ही हैं बेटा, इसने डेवलप्ड कंट्री से आपके पास, इसने डिफरेंट कंट्री से पाकिस्तान के फार्मर्स को बेटा आपके पास वो सीड मंगवा के दिए जो कि आपके पास गुड इन यील्ड थे, वो वैरायटीज इंपोर्ट करके दी, वो टेक्नोलॉजी बेटा इंपोर्ट करके दी जो कि आपके पास आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इनहांस कर सकती थी। बात समझे? आपके पास, आप लोगों के पास, आप लोगों के पास बेटा एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, हमारी लैंड यूटिलाइजेशन को, लैंड प्रोडक्टिविटी को जो चीजें इनहांस कर सकती थी, उसके अंदर जो फैसिलिटेटर बना वो आप लोगों के पास जनरल अयूब खां बना। ठीक है, आप लोगों के पास कौन बना? जनरल अयूब खां बना। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक जो एकड़ आप लोगों के पास था, ये मैं आपको ओरिजिनल बात बता रहा हूं, हमारे पास जो एक एकड़ आप लोगों के पास था, वो सिर्फ और सिर्फ जो राइस पैदा बेटा करता था, वो 10 से 15 बेटा आपके पास मंड, एक मन के अंदर बेटा आपके पास 40 किलो होते हैं, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ बेटा 400 केजी आपके पास राइस पैदा होते थे एक एकड़ से। ये इंडस्ट्री आपको एग्रीकल्चर, उसके बाद आपने एक वैरायटी इंपोर्ट करना स्टार्ट की जिसको आप IR18 कहते हैं। IR18 वैरायटी, ये राइस की बेटा एक वैरायटी है, इसको आपने इंपोर्ट किया। जब इसको आपने ग्रो किया तो एक एकड़ से आपको ऑलमोस्ट बेटा 1600 केजी आपको राइस मिलना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब वो जो डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी कि जिसके अंदर आपने अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज किया ना, उस टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने के अंदर आपके सीड्स भी तो थे। तो ये किसके दौर के अंदर बेटा सीड्स इंपोर्ट हुए? आप लोगों के पास, आप लोगों के पास सुंदस बेटा किसके दौर के अंदर? जनरल अयूब के खां के दौर के अंदर। तो फिर जनरल अयूब खां के दौर को हम बेटा गोल्डन इरा क्यों ना कहें? कहेंगे ना। आप जनरल अयूब खां के दौर को बेटा फिर हम क्या कहेंगे? गोल्डन इरा तो हम लोग कहेंगे। अब देखिए बेटा जनरल अयूब खां के दौर के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेटा इंडिकेटर ये है, आप लोगों के पास इकोनॉमिक ग्रोथ का बेटा इंडिकेटर ये है कि आपकी जो जीडीपी है वो आप लोगों के पास अप टू 6%, मतलब आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अप टू 6% बेटा हुई। ये एक इंडिकेटर है, आपको बताया जा रहा है कि आपके पास जो आपकी ग्रोथ है वो उस दौर के अंदर बेटा आप लोगों की हुई। ठीक है, आप लोगों के पास उस दौर के अंदर आप लोगों के पास क्या हुई? ग्रोथ आप लोगों के पास हुई। ठीक है, अब आप लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बेटा नई टेक्नोलॉजी मिली, वही बात बता रहा हूं ना, न्यू टेक्नोलॉजी बेटा मुतारफ करवाई गई, जैसे ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स वगैरह। ठीक है,
उसके अलावा आपने लैंड प्रोडक्टिविटी को इनहांस किया। लैंड प्रोडक्टिविटी को बेटा हमने कैसे इनहांस किया? आपने अच्छे फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए, ये वही वही बातें रिपीट कर रहा हूं। आपने बेटा अच्छे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए। आपने अच्छी वैरायटीज बेटा जैसे ही बेटा ये लिंक खत्म होगा, आपने सेम लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लेना। ऐसे ही हुए ना। आपने प्लॉइंग मेथड बेटा, ट्रैक्टर्स वगैरह ये आपने इंट्रोड्यूस करवाए। ठीक है, ट्यूबल्स वगैरह आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए। आपने केनाल सिस्टम इंप्रूव किया। तो ये तमाम की तमाम चीजें बेटा इंप्रूव करने से आपकी जो यील्ड थी, क्रॉप बेटा जो यील्ड थी वो अच्छी हुई ना आप लोगों के पास। आपकी जो क्रॉप यील्ड थी वो अच्छी आप लोगों के पास हुई। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि यहां तक बेटा आप बातें अंडरस्टैंड कर गए हो।